जब बच्चे टीनेज में पहुंचते हैं तो उनमें एक फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मानसिक अस्थिरता भी हम देखते हैं। टीनेज से यंग होते बच्चों में ये एक चीज़ बहुत अधिक दिखाई देती है। कभी किसी के व्यवहार को लेकर परेशानी या चिड़चिड़ापन, या किसी माहौल में स्वयं को ढाल ना पाने की समस्या, तो कभी होमवर्क, पढ़ाई और एग्जाम का प्रेशर, तो कभी करियर को लेकर चिंता के कारण उनमें मानसिक अस्थिरता देखने को मिलती है। और कई बार तो बच्चे इस कारण डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, हिंसात्मक हो जाते हैं और कभी कभी तो सुसाइड भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस बीच कई प्रकार के भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं से वे जूझते रहते हैं। इस स्थिति में बिना या कम प्रभावित हुए बिना बच्चे कैसे अपने करियर के लिए आगे बढ़ सकते हैं, इसे ही बताने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शारदा घोगरे जी, जो किरोड़ीमल शासकीय कला और विज्ञान महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं। पहले तो शारदा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैडम। शारदा जी, आपने सब्जेक्ट के रूप में मनोविज्ञान को ही क्यों चुना? मैडम, मैंने मनोविज्ञान इसलिए चुना क्योंकि यह केवल विषय नहीं बल्कि व्यक्ति को जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें स्वयं को समझने में मदद करता है, साथ ही इंसान क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और अलग अलग परिस्थितियों में किस तरीके से व्यवहार कर पाते हैं, उसको हम समझ पाते हैं। जब हम दूसरों को समझ पाते हैं तो उनसे हमारे लिए जुड़ना काफ़ी आसान होता है। यह विषय हमें स्वयं को पहचानने का अवसर देता है, हमको अपनी स्ट्रेंथ, हमारी वीकनेस क्या क्या है और हम किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं। और जब हमारे सामने चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो हमको किस तरीके से मेंटली स्टेबल रह के काम डाउन होकर डिसीजन लेना है, ये विषय हमें सिखाता है। मतलब आपके कहने का मतलब कि ये जो मनोविज्ञान है हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसे हमको डिसीजन लेना रहता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करता है। मुझे लगता है कि सभी को ये विषय का चयन करना चाहिए क्योंकि आप ये विषय लेकर अपना जीवन बेहतर ढंग से जी सकते हैं। जी, तो जैसे शारदा जी, आप एक चीज़ बताइए कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक में अंतर क्या होता है? मैडम, लोगों को यूजुअली ये लगता है, भ्रम की स्थिति रहती है कि दोनों चीज़ें एक है, बल्कि ये अलग अलग है। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये एमए साइकोलॉजी या एमएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी, एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी जी लेके करते हैं। और इनका जो मेन काम होता है, यदि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है तो उस कंडीशन में आप क्या करते हो, डिफरेंट साइकोलॉजिकल टेक्निक का यूज़ करके इंडिविजुअल को जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आ रही है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, एमबीबीएस होते हैं, एमडी इन साइकेट्री लिए होते हैं और इनका जो काम होता है डिफरेंट मेडिसिन्स को लेकर इंडिविजुअल की जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करना होता है, जो भी मेंटल इलनेस है। तो ये चीज़ तो खैर बहुत अच्छी, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों में रहता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिक में अंतर क्या होता है। और आप तो कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाती हैं, तो आप उनमें किस प्रकार की मानसिक स्थिरता को देखती हैं? देखिए मैडम, आजकल यदि हम देखें तो बच्चों में मानसिक स्थिरता बहुत सारी चीज़ों को लेके देखने को मिलती है। स्पेशली यदि हम देखें तो पढ़ाई का दबाव हर एक स्टूडेंट पे रहता है, एग्जाम फियर आप देख सकते हैं, फिर करियर को लेकर भी वो काफ़ी परेशान रहते हैं। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है कि मुझे क्या अपने लाइफ में करना है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। फिर कहीं ना कहीं लोनलीनेस की शिकायत बहुत रहती है, वो अपने परिवार के सदस्यों से और अन्य लोगों से जुड़ नहीं पाते। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत जल्दी स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो मतलब ये कहना चाहिए कि उनमें जो स्ट्रेस आता है वो मेन पारिवारिक माहौल को लेकर आ जाता है कई बार कि और पढ़ाई को लेकर। परिवार और पढ़ाई, क्योंकि फैमिली का प्रेशर रहता है ना। हर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों का कंपैरिजन करते हैं, अरे उसका बच्चा इतना अच्छा है, मेरा बच्चा क्यों इतना कमज़ोर है, तुम पढ़ाई में क्यों, तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, तुम ये नहीं कर रहे हो। तो अपने बच्चों का कंपैरिजन मत करिए, आपका बच्चा एकदम यूनिक है, आप ये मान के चलिए। और हर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंट होता है। जी जी। तो स्टूडेंट के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं या एटमॉस्फेयर में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ को बनाए रख सकें? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि माँ बाप की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने बच्चों के साथ लगातार इंटरेक्ट करते रहिए, जी है ना। जब आप इंटरेक्ट करेंगे तो आप जान पाएंगे कि आपका जो बच्चा है वो किस तरीके की समस्याओं से जूझ रहा है। जी। जब आप अपने बच्चों को समझ पाएंगे तो हो सकता है कि जो आजकल आप देखिए सुसाइड के केस कितने कॉमन होते जा रहे हैं, है ना। हाँ जी, क्योंकि पेपर आप जान ही नहीं पा रहे हो कि आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरीके के विचार उसके मन में चल रहे हैं। तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों से जुड़े रहिए, हर एक चीज़ें शेयर करिए, उनको मोटिवेट करिए कि वो अपनी मन की बातों को आपके साथ आसानी से
शेयर कर सकें। तो ये तो पारिवारिक माहौल से हुआ कि पेरेंट्स को ये करना चाहिए। तो स्कूल और कॉलेज में भी क्या चीज़ें ऐसे होती हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ बनाए रखने में काम आ सकती हैं? देखिए, मेरे को लगता है कि जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर काउंसलिंग सेल होना चाहिए और एक हेल्दी इन्वायरमेंट होना चाहिए जी, है ना। हम केवल फिजिकल हेल्थ पर फोकस करते हैं, हम आज देखिए मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कितने बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो शासन के साथ साथ स्कूल कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वहाँ पे एक काउंसलर अपॉइंट करे, ताकि और टीचर्स को भी इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो जो बच्चे हैं वो अपनी हर एक प्रॉब्लम्स टीचर्स के साथ आसानी से शेयर कर सकें, जी, है ना। हाँ, तो ये चीज़ें मतलब आपका कहना चाहिए टीचर्स, काउंसलर और पेरेंट्स मिल करके ये इस चीज़ को मेंटल हेल्थ को बनाए रखने का काम कर सकते हैं। तो क्या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्सरसाइज हैं वो भी मेंटल हेल्थ में काम आ सकती हैं? हाँ मैडम, डेफिनेटली। अगर हेल्दी इन्वायरमेंट रहे, है ना, स्कूल कॉलेजेस का डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़, तो बच्चे का अटेंशन उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो डेफिनेटली नेगेटिव जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो धीरे धीरे उनके कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो अपने आप को दूसरे एक्टिविटीज़ में एंगेज कर लेगा। जब इंसान अकेला बैठता है तो उसके मन में कई तरीके की नेगेटिव थिंकिंग और फीलिंग आना स्वाभाविक बात है। तो आपके हिसाब से कहना चाहिए कि जो अदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी उनको रिलैक्स करती हैं। हाँ, योगा होना चाहिए स्कूल कॉलेज में, मेडिटेशन होनी चाहिए, डिफरेंट स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हाँ, जैसे आप एनसीसी एसोसिएट भी हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कहना चाहिए कि उसमें फिजिकल एक्सरसाइज और वो सब चीज़ें भी बहुत होती हैं, तो वो भी उनको रिलैक्स करती होगी। जी हाँ मैडम, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्सेज भी चलाना चाहिए कॉलेजेस में। हाँ जी, तो मोटिवेशन लेक्चर्स होनी चाहिए ताकि बच्चे इंस्पायर्ड हो, है ना। और इस तरीके का एनवायरनमेंट वो करना चाहिए ताकि बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग डेवलप्ड हो। मतलब आपके हिसाब से जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो स्कूल्स के हों चाहे कॉलेजेस के हों, उनके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस भी जरूरी हैं और उनके लिए बीच बीच में सेमिनार वगैरह इस बारे में होना मेंटल हेल्थ जरूरी है। रिलेटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जी, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। जी, तो आप हमारे श्रोताओं को और क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी वो करें। जीवन में परेशानियां तो लगी रहेगी, हर कहते हैं ना कि हर अंधेरे के बाद रोशनी की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है, और समय एक जैसा नहीं होता। प्रकृति भी हमें यही शिक्षा देती है कि मौसम बदलते रहते हैं, तो जीवन में भी ऐसी परिस्थितियाँ आती है, बदलेगी। अगर बुरा समय है तो अच्छा समय ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में। आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव लोग से जुड़े रहिए। मतलब थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। जी हाँ, थैंक यू शारदा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू धन्यवाद। सो मच मैडम।